नमस्कार, बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही का मंजर दिखा दिया है। उत्तर हो या फिर दक्षिण, इस वक्त हर इलाका इस महामारी की चोट का सामना कर रहा है। दूसरी लहर के इस तांडव के बीच सबके डराने वाली खबर यह है कि अब इस महामारी ने देश के गांवों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पहली लहर में सरकार कोशिश कर रही थी गांवों को किसी तरीके से बचाया जाए, लेकिन इस दूसरी लहर में देश के अलग अलग हिस्सों के गांव इस महामारी का शिकार बन रहे हैं। गांव में महामारी के प्रवेश करने से कई तरीके के खतरे हैं। एक तो गांवों में शहरों की तरह उस हद तक जागरूकता नहीं होती, दूसरा गांव में वैसी व्यवस्थाएं भी नहीं होती, वैसी सुविधाएं भी नहीं होती जहां अगर किसी को जरूरत पड़ी तो तुरंत इसका इलाज किया जा सके। गांव में टेस्टिंग, इलाज की सुविधा न होने से गांव वाले भी अगर कोई लक्षण यहां पर उनको होते हैं तो खुद वो सुरक्षित अपने आप को कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों के गांवों से डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के 2 गांवों से जो खबर सामने आ रही है वो किसी को झकझोर सकती है। यहां पर मात्र 20 दिनों में कोरोना का कहर इतना घातक हो गया कि 64 लोगों की जान चली गई। आगरा के 2 गांवों में सिर्फ 20 दिनों में 64 लोग जान गंवा बैठे। इन सभी में सबसे पहले खांसी, बुखार जैसे लक्षण सामने आए। जब शुरुआत में ही कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो अंत में सांस लेने में तकलीफ हुई और मौत आ गई। अब सवाल ये उठता है कि शहरों में अस्पताल से लेकर हर तरीके की सुविधा है, लेकिन गांव में ना तो अस्पताल है और ना ही इससे इलाज के लिए बेहतर व्यवस्थाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। तो गांव में फैली महामारी से कैसे उभरेगा हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ेगा जो इस पूरे मसले पर बातचीत करेगा। साथ ही क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, सरकार के प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे, साथ ही विपक्ष के प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे जो कई सवाल खड़े करेंगे। ऐसे में दूसरी लहर में तबाही का मंजर डराने वाला। तो ग्रामीण इलाकों में लगातार जिस तरीके से दूसरी लहर की चोट होती हुई नजर आ रही है वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। पहली लहर में कम से कम गांव हमारे सुरक्षित थे, लेकिन दूसरी लहर भी अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है, गांव को अपने चपेट में ले रही है और लगातार खतरा संक्रमण के और भी ज्यादा तेजी से फैलने का बना हुआ है, क्योंकि गांव में ना तो उतनी सुविधाएं होती हैं और ना ही लोग उतने जागरूक होते हैं। छोटे मोटे सिम्टम्स होने पर घरों पर ही इलाज करते हैं, अस्पतालों का रुख नहीं करते। ऐसे में जब तक कोरोना की चेन नहीं टूटेगी, कोरोना को जड़ से कैसे खत्म किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों का जागरूक होना, घरों से बाहर निकलना, थोड़ी सी भी सिम्टम्स अगर आपको है तो टेस्ट जरूर करवाना। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि डर है, खौफ है या फिर जागरूकता की कमी है कि लोग टेस्टिंग के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो दूसरी लहर में जिस तरीके से खतरा दोगुना हो चुका है, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी लगातार संशय बना हुआ है। कितनी ज्यादा घातक तीसरी लहर होगी और दूसरी लहर से हम क्या कुछ सबक लेकर आगे की तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से जूही सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, नवीन श्रीवास्तव जी, हालांकि पिछली लहर में एक अच्छा कंट्रोल देखने को मिला था, योगी सरकार ने जिस तरीके का मॉडल अपनाया था इस बार भी उसी मॉडल पर काम किया जा रहा है, लेकिन बड़ी समस्या इस बार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता कोरोना संक्रमण। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक होगी इसका पूर्वानुमान विशेषज्ञ भी नहीं लगा पाए थे। फिर भी उत्तर प्रदेश इतने बड़ी आबादी वाले राज्य में सीमित संसाधन में हमने लगातार प्रयास किया है और उसकी देन है कि अब उत्तर प्रदेश में चाहे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या हो, दर हो या मृत्यु दर हो, उसमें काफी हद तक कमी हुई है। और गांव में कोरोना का संक्रमण के फैलने का जो खतरा था उसको ध्यान में रख के उत्तर प्रदेश में 5 मई से विशेष ट्रेसिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जो रैपिड रिस्पांस टीमें हैं, जो ग्राम निगरानी समितियां हैं, उसके सदस्य घर घर जाके दस्तक देके लोगों की जांच कर रहे हैं और जांच में जिन लोगों को माइल्ड संक्रमित है उनको होम आइसोलेशन किया जा रहा है, उनको मेडिकल किट दी जा रही है और जो लोग गंभीर हैं उनको निकटतम जो सीएचसी हैं, हमने सीएचसी पर व्यवस्था की है कि 20 कोविड बेड
और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्योंकि वेंटिलेटर की सुविधा इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था हमने की है। और इसकी थोड़ी गंभीरता को देखते हुए यह जो अभियान था 5 दिन का, उसको हमने बढ़ा के 20 मई तक कर दिया है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज की तारीख तक 1,71,000 लोग गांव में जो है वो कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं, जिनको होम आइसोलेशन में किया गया है। आज उत्तर प्रदेश में मंगलवार जिस हम चर्चा कर रहे हैं, कुल 95,000 राजस्व गांव में से 24,000 गांव में आज सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। 10,000 से अधिक गांव में आज फॉगिंग का भी काम किया गया है। और लगातार इस दिशा में हमारी जो स्वास्थ्य टीमें हैं, हमारी आशा बहुएं हैं, एएनएम है, मेडिकल स्टाफ है, सुपरवाइजर है, वह लगातार काम कर रहे हैं। और हम ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बेहतर से बेहतर हम सुविधा दे सकते हैं, जो जांच की, ट्रेसिंग की और उसके बाद इलाज की, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में। आपसे सवाल मैं लेना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार संक्रमण पैर पसार रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा चिंता थी वही हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पैर पसार रहा है। बड़ी समस्या ये है कि वहां पर लोग जागरूक थोड़ा कम होते हैं और सुविधाएं भी उतनी पुख्ता नहीं होती जितनी शहरों में होती है। ऐसे में ये समस्या यहाँ से चूंकि तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं बन रही है, कितनी बड़ी होने वाली है? देखिए, विज्ञान कहता है कि कोरोना के लिए अभी वैक्सीन का टेस्ट चल रहा है जी। और विज्ञान और कला दो चीजें होती है, जिसमें से विज्ञान कहता है कि कोरोना के लिए अभी टेस्ट चल रहा है तो अभी उसका इलाज आना बाकी है। और कला कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए कि कितनी बारीकी से इस चीज को प्रदर्शित करके आंकड़ों को कैसे एकत्रित करके चलाना है उसको, शासन को। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आता है कि नित नए झूठे आंकड़े पेश करके वो जनता को बताना क्या चाहती है जी। आप देखिए, गांवों में इस कदर फैल चुका है कि लोगों के पास जगह नहीं है, वो अपने प्रियजनों की लाशें हैं जो शमशान गृह पे ले जाने की बजाय वो नदियों में विसर्जित कर रहे हैं, माँ गंगा के पास विसर्जित कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जगह बची नहीं, लकड़ियां है नहीं। मैंने एक पहले भी सुझाव दिया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से नवीन जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हर 2-3 गांवों के बीच में एक छोटे छोटे डॉक्टरों की डिस्पेंसरी होती है जी। जहां पे वो डॉक्टर्स को एक नंबर प्रोवाइड किया जाए जहां पे लोगों को वो सुविधाएं मुहैया करा सके। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हर जगह पे आपके अस्पताल है नहीं, आपके बेड है नहीं, दवाइयां है नहीं, इस चीज की किल्लत है। अभिषेक जी, एक आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ। अभिषेक जी, एक आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, पिछले 27 दिनों में 21,000 केसेस कम हुए हैं। ये तो अच्छी बात है ना? नहीं तो आप जांच ही मत कीजिए। आज का आलम ये है, आज का देखिए, ये आलम महामारी का है कि समय है अभिषेक जी, महामारी का समय है जहां पर आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी इस तरीके से राजनीति ना कीजिएगा तो अच्छा होगा। महामारी का समय, हम सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है और आप भी विपक्ष के तौर पर अपना सहयोग यहाँ पर दें, क्योंकि कई राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं, कई राज्यों में अभिषेक जी आपकी भी सरकारें हैं। ठीक है, कई राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं। अच्छा ठीक है अभिषेक जी, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, राजस्थान में जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है, क्या कहिएगा? कांग्रेस आंकड़े छुपा रही है? नहीं, हमारे प्रयासों को कोई झूठा करार भी नहीं दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ही व्यक्ति के आप टारगेट देते हैं लोगों को, एक ही व्यक्ति के आप दो कर रहे हो। ठीक है, जूही सिंह जी, क्योंकि अनेक आंकड़े। अभिषेक जी, इस पर जवाब लूंगी मैं, आपके विपक्षियों का भी इस पर जवाब लूंगी। जूही सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक जी का ये कहना है कि जो सारा काम हो रहा है या फिर जो सारा खेल है आंकड़ों का, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आप इसे किस तरीके से दौड़ती है? राजनीति से ऊपर हटकर, एक पार्टी की मानसिकता के ऊपर हटकर, एक इंडिविजुअल के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आप इसे किस तरीके से देखती है? बहुत गंभीर ये मसला है, ग्रामीणों में पैर पसार रहा है अब यहाँ पर कोरोना वायरस। किस तरीके से बचाव किया जाए? आने वाले समय में इससे निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? रंजना जी, जैसे कि आपने कहा कि गंभीर मुद्दा है और कोरोना 5 मई से नहीं, दुर्भाग्य है कि पंचायत चुनाव ने कोरोना को गायब तक पहुंचा दिया। बुखार, खांसी, बदन दर्द, ये सब वो शिकायतें गांव वाले लेकर अपने डॉक्टर के पास यदि जाते भी थे तो टाइफाइड बनाकर उनको वापस घर वापस भेज दिया जाता था। आज अगर सरकार प्रयत्न कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि स्थिति भयावह हो सकती है। जो हमारा नोडल पॉइंट है वो, जैसे नवीन भाई कह रहे हैं, THC ही हो सकता है, लेकिन घोषणाओं में अब जमीन पर आना जरूरी है। कथनी और करनी में फर्क होना जरूरी है। कौन सी चीजें कहाँ जा रही है, जांचें कितनी हो रही है, आंकड़े यदि भयानक है भी, कहीं कहीं 40% गांव जो है वो संक्रमित है,
गोरखपुर का एक गाँव है जहाँ लोग बचने के लिए हवन करा रहे हैं, न दवाएं मौजूद है, तो सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा। जब आप कठिनाई को मानेंगे तभी आप उसका उपचार कर पाएंगे। जहाँ तक विपक्ष की बात है, जी हमसे जो भी सहयोग चाहती है भारतीय जनता पार्टी, हम उपस्थित हैं, लेकिन सरकार उसकी है, व्यवस्था उनकी है, संसाधन उनके पास है, और तो जरूरी है कि आप जमीन पर उतरकर कठिनाई को समझें और गांव को बचाएं। नहीं तो इतने संसाधन हमारे पास है नहीं जितने लोग संक्रमित है कि उनको ऑक्सीजन तक की मुहैया करना। मतलब जूही जी, आप समझते हैं कि प्रयत्न हो रहा है? प्रयत्न हर सरकार को करना चाहिए और हर सरकार करती भी है, ये उनकी जिम्मेदारी। बहुत ज्यादा जरूरी यही है कि कम से कम कोशिश तो की जाए, शुरुआत तो कहीं से की जाए, और वो शुरुआत हो चुकी है। और यही वजह है कि WHO ने भी आज तारीफ की है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मॉडल की। घर घर जाकर जो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग जो हो रही है उसके स्तर को बढ़ाया गया, और यही वजह है कि नतीजा जो है वो देखने को मिल रहा है, केसेस कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, और यही अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम राहत की बात है। जूही जी, मैं आपके पास लौटूंगी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। नवीन जी, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़े छुपा रही है और यही वजह है कि केसेस कम हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना आंकड़े छुपा रही है, हम किसी चीज को छुपा रहे हैं। हर चीज आज के आधुनिक युग में हर चीज पब्लिक डोमेन में है, हम क्यों छुपाएंगे। लेकिन जहां तक बात है, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वैक्सीन पर अभी कुछ बोल रहे थे, कांग्रेस खुद कितनी कंफ्यूज है ये इसी से स्पष्ट होता है। आज इनके प्रवक्ता अभी बता रहे कि वैक्सीन अभी टेस्टिंग में है, और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी कह रही है कि सबको मुफ्त वैक्सीन लगाई जाए, केंद्र वैक्सीन दे। कांग्रेस शासित राज्यों में देखिए, अभी जो वैक्सीन आई थी, सबसे अधिक वैक्सीन कहाँ दी गई? महाराष्ट्र में दी गई। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश दूना, लेकिन उत्तर प्रदेश से कम दी गई, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दी गई, क्योंकि महाराष्ट्र में संख्या अधिक थी संक्रमितों की। और इसको पंचायत चुनाव या किसी चुनाव से लेना समीचीन नहीं है, इसलिए कि जिन राज्यों में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, वहां किसी प्रकार के चुनाव नहीं थे। हाँ, यह जरूर है कि संक्रमण गांव में बढ़ रहा है, हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जूही जी की बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने सरकार को इस पर कोई राजनीतिक आक्षेप नहीं लगाया, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक मैं अनुरोध करना चाहूंगा जूही जी से भी और अपने मित्र अभिषेक वाजपेयी जी से भी, कि आप सरकार का सहयोग सिर्फ इतना करिए कि जो अभी अभिषेक जी या कांग्रेस के लोग या पूर्व में समाजवादी पार्टी के लोगों ने वैक्सीन के प्रति जो जनता के बीच में एक अपने बयान जारी किए, कहीं ना कहीं वह बयान, क्योंकि कोरोना से लड़ने में हमारा सबसे बड़ा अंतिम हथियार वैक्सीनेशन ही है, और वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से गुमराह करने के बयान दिए गए, श्रीमान राहुल गांधी इसको लिए क्या कहते रहे, कांग्रेस के नेता क्या कहते रहे, अभी अभिषेक वाजपेयी क्या कह रहे थे, वो सबके सामने है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि ये कांग्रेस, ये भाजपा का है, मोदी का है। इनके एक नए नवेले एमएलसी में उन्होंने तो बहुत आगे बढ़ के कह दिया कि इसको लगवाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे। तो कृपया राजनीति करने का समय नहीं है, गुमराह मत करिए। भारत के लिए गर्व का विषय है कि हमने इस महासंकट के काल में 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार की, जिसको दुनिया के 87 देशों ने स्वीकार किया। और हम तो आग्रह करेंगे कि सपा के, भाजपा के, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता है, जिनकी समाज में अपनी एक पहचान है, पकड़ है, लोगों के ऊपर प्रभाव है, वो वैक्सीन लगवाएं। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में आप जन्मदिन की बधाई और उसकी डालते हैं, इसकी तस्वीरें डालिए। जनता को जागरूक करने के लिए, वैक्सीन के लिए कम से कम जो गुमराह करने का काम पूर्व में आपने किया है, वह अब मत करिए, क्योंकि अब कोरोना से लड़ने में वैक्सीन हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित होने जा रहा है। जी अभिषेक जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं अपने बड़े भाई नवीन जी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा आप उनको अच्छे से समझना चाहिए कि कल की ही बात ले लीजिए, विधायक की पत्नी को बेड नहीं मिल रहा था और उसी शहर में सांसद की पत्नी की क्या स्थिति थी, और मुख्यमंत्री जी रेड कारपेट पे घूम रहे थे। तो अब तो वहां के सांसद ही, इनके ही अपने सांसद ही विरोध का पत्र लिख रहे हैं कि कैसे कितनी कमियां हैं, ये कहां कहां पे घोटालेबाजी हो रही है, कहां कहां ऑक्सीजन का अभाव है, ये उनके सांसद ही अब लिखने लगे हैं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं। अभिषेक जी, हम उस पर भी आएंगे, अभिषेक जी हम उस पर भी आएंगे, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहा है,
हम उस पर भी आएंगे, एक एक करके हम तमाम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और यही वजह कि इस पूरी बहस को हम आज आपके बीच में लेकर आए और आप सभी मेहमानों को यहाँ पर बुलाए। लेकिन सवाल जो आपके लिए खड़ा हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर बयान दिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने शुरुआत में वैक्सीन को लेकर जो बयान दिया, क्या वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लूप होल नहीं है? जनता को तो जागरूक करना चाहिए, तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से आप लोगों को ऊपर उठना चाहिए। जनप्रतिनिधि आपको एक लंबी फैन फॉलोइंग आपकी होती है, लोग आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं एक नहीं दसियों नंबर अभी बताता हूँ, आपने उनको फोन मिला लीजिए। वो जा करके वैक्सीन लगवाने गए तो वापस आ गए क्योंकि वहां पे वैक्सीन ही नहीं थी और रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया उन्होंने। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको बुलाया गया लेकिन वहां से बैरन वापस आ गए क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं, तो ये बोला गया कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। देखिए अभिषेक जी, पूरी प्रक्रिया होती है। अभिषेक जी, देखिए मैं समझ रही हूँ कि आप विपक्ष के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बने हैं, तो पूरी कोशिश आपकी भी होगी यहाँ पर पार्टी को घेरने की, लेकिन आप समझिए ये जनहित का मुद्दा है, ये जनहित का मुद्दा है। सीधे आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। जनहित का मुद्दा है और उसी के हक में आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा जायज होगा। देखिए एक पूरी प्रक्रिया होती है वैक्सीनेशन को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर भी। अब वैक्सीन उतनी प्रोड्यूस ही नहीं की जा सकती, मैन्युफैक्चरिंग उसकी उतनी ज्यादा नहीं हो रही, तो मुहैया कैसे होगी? लेकिन जितनी भी मुहैया करवाई जा रही है, युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभिषेक जी सुन लीजिए, अभिषेक जी सुन लीजिए, अभिषेक जी सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप सुन भी तो लीजिए कि जिस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन सुगमता से उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। 125 करोड़ का हमारा देश है, वैक्सीन जिस स्तर पर मैन्युफैक्चर की जा रही है उसी स्तर पर उसको वैक्सीनेट लोगों को करवाने का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन आपकी भूमिका इसमें क्या है, मुझे ये बताइए अभिषेक जी, आपकी भूमिका इसमें क्या है? मेरे सवाल का आप जवाब देंगी? आप लोगों को इस पैनल में इंट्रोड्यूस किया गया है देश के सवालों का जवाब देने के लिए, तो सवाल अब यह है कि आपकी भूमिका इसमें क्या है? सिर्फ आरोप लगाने की? एक बात मुझे बताइए, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए अभिषेक जी, क्या सिर्फ आप आरोप लगाकर ही अपनी भूमिका निभा लेंगे? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपने रजिस्ट्रेशन लोगों का करवा दिया, वहां पे एक नहीं 50-100 लोग गए और वहां पे अगर कोई संक्रमित हो गए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसको लेकर अभिषेक जी, उसको लेकर दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और धीरे धीरे प्रोसेस आगे भी बढ़ाया जा रहा है, प्रयत्न उसको लेकर किए जा रहे हैं, कोशिश उसको लेकर जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आपकी भूमिका क्या सिर्फ आरोप लगाने तक की है? कांग्रेस, अभिषेक जी, कांग्रेस देश की बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस देश की बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और इस तरीके का रवैया कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ठीक है जूही जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अभिषेक जी यहाँ पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़ी पार्टी का हिस्सा होने के नाते आपकी भूमिका क्या है? जूही जी, क्या सिर्फ आरोप लगा देने पर से आपकी भूमिका यहाँ पर खत्म हो जाती है? अपनी जवाब सुनना है, आपको अपना जवाब सुनना है। कांग्रेस जवाब दे रही तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपसे एक सवाल किया, आप सवाल का सटीक जवाब नहीं दे पाए अभिषेक जी, आप इधर उधर आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। आरोप आप लगाइएगा, लेकिन इतना समय नहीं है कि सिर्फ आरोपों को हम ले। अभी देश के सवाल लेकर हम प्रस्तुत होते हैं, पूरे पैनल को इसीलिए हम जोड़ते हैं ताकि आप जो आम जनमानस के सवाल है हमारे माध्यम तक उनके जवाब उनको मिल सके। जूही जी, सवाल आपसे ये कि विपक्षियों का इस वक्त काम क्या, सिर्फ आरोप लगा देने भर से भूमिका खत्म हो जाएगी? हेल्प डेस्क के माध्यम से क्या सोल्यूशन नहीं दिया जाता है? हेल्प डेस्क के मामले में तो अभिषेक जी बोलने दीजिए, अभिषेक जी बोलने दीजिए, जूही जी कहिए। रंजना जी, विपक्ष की भूमिका सत्ता को आईना दिखाना है, जहाँ जहाँ कमी है वो बताना है। हाँ, यदि हम सरकार होते तो ये हमारी जिम्मेदारी होती कि हम वैक्सीनेशन उपलब्ध कराते, हम समय पर वैक्सीन बुक करते। आज के दिन में ग्लोबल टेंडर लगाया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री के खुद का बयान है कि अभी 1 महीने बाद 18 से जो 45 वर्ष की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट को क्लोज की गई है वो पूरी करने में होंगे। कहाँ से वैक्सीन आएगी वो बेहतर बता सकते हैं। दूसरी बात, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, WHO ने कोई तारीफ नहीं की है भारतीय जनता पार्टी की। WHO की मेन साइंटिफिक सलाहकार ने कहा है कि भारत में मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मौत के आंकड़े कहाँ छुपाए जा रहे हैं? गांव में छुपाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। WHO असिस्ट कर रही है, वो सरकार के माध्यम से काम करती है, उसके इंडिपेंडेंट लोग यहाँ नहीं काम करते हैं। सरकार की जो मॉनिटरिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, वो अवश्य करती है, सरकार को इसका लाभ भी लेना चाहिए। दूसरी बात की वैक्सीन के बारे में बहुत चर्चा हुई, तो हमें बता दीजिए कि जो हमारे 18 से 45 वर्ष की जो वैक्सीनेशन है, तो स्वास्थ्य मंत्री
कहते हैं कि अभी ग्लोबल टेंडर खुलेगा, उसके बाद देखा जाएगा, तो 1.5 महीने तक तो हम 45 वर्ष से ऊपर, क्योंकि केंद्र सरकार तो उन्हीं लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है ना, बाकी लोगों को वैक्सीनेशन कैसे होगा? आपने 7 और 11 जिलों में 18 से 45 का वैक्सीनेशन खोल दिया है। तरह तरह के वीडियो भी आ रहे हैं मार्च के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सरकार पे, लेकिन जिस नंबर को आप वैक्सीनेट कर रहे हैं वो इतना कम है कि आपको 3 साल लग जाएंगे उत्तर प्रदेश को वैक्सीनेट करने में। बाकी ऑक्सीजन की उपलब्धि के लिए हमने मना किया था कैसी का एक आखिरी अकाउंट लेने के मुख्यमंत्री घूमी रहे इधर उधर, तो बेहतर है कि जनता की समस्याओं को सुने, उन कठिनाइयों को दूर करें, ऑक्सीजन की उपलब्धि कराएं और दवाइयाँ जो ग्रामीण अंचल में नहीं मिल रही है, जिसके लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आपके सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, आपका कमांड कंट्रोल रूम करने पर हमें खुद ही पता है कि ज्यादातर लोग होम क्वारंटाइन है। होम क्वारंटाइन में उनको आप अगर ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धि क्या अब पूर्णतः राज्य सरकार ने पूरी कर दी है? क्योंकि आपके जिलाधिकारी तो जगह जगह फोन करके कह रहे हैं कि होम क्वारंटीन में इंडिविजुअल्स को न दिया जाए, ऑफिशियली आप ये ऑर्डर नहीं जारी करते। तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, आपके पास संसाधन है और आपने बजट में केंद्र सरकार ने प्रावधान किया था 35,000 करोड़ का पूरे भारतवर्ष के टीकाकरण करने के लिए। हमारी संख्या है, जनसंख्या 120 करोड़, हमें 2 डोज चाहिए। इस हिसाब से जो वैक्सीन की उपलब्धि आ रही है, पूरे भारतवर्ष को वैक्सीनेट करने में 2 वर्ष लग जाएंगे। तो थोड़ा रोड मैप को अपने माइंड में सही कर ले, पारदर्शी तरीके से विपक्ष से शेयर कर ले। बाकी ये ना क्रेडिट टेकिंग है, महामारी है, जो सहयोग इनको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। उसमें कोई हमें अपना ऐप ठीक कर ले, रजिस्ट्रेशन में लोगों को स्लॉट मिल जाए, जरूरी है ये सब कठिनाइयां दूर करना। और अस्पताल की सुविधाएं, एम्बुलेंस के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे, तो कहाँ है एम्बुलेंस? अब खाली हो गई, पहले क्यों नहीं खाली थी जब लोग मर रहे थे? तो ये सब जरूरी है, ठीक है जूही जी, ठीक है। नवीन जी, आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल लगातार उठ रहे हैं यहाँ पर कार्यशैली को लेकर। अभिषेक जी भी लगातार यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि प्रक्रिया को तो तेज दी जा रही है, वैक्सीनेशन को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है मैनेजमेंट को लेकर। बड़ी तादाद में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जा रही है, जिससे कि अगेन कोरोना संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो बना रहता है। तो नवीन जी, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि चेन टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो प्रश्न आए उसके 2 भाग हैं। जी। चर्चा के शुरुआत में अभिषेक जी ने जिस प्रकार से कहा, मैंने जिस प्रकार से प्रश्न किया कि क्यों विपक्ष इस प्रकार से नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, स्वदेशी वैक्सीन के ऊपर क्यों आज भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, लोगों को क्यों गुमराह कर रहा है, उस पर अभिषेक जी ने कोई बात नहीं की। अभिषेक जी ने चर्चा इस बात की कि वैक्सीन लगवाने लोग जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही है, सारी ये दिक्कतें हैं, इस दिक्कत को हम भी स्वीकार कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि 4 करोड़ वैक्सीन के लिए हमने ग्लोबल टेंडर किया है, वह 1 महीने में या जब भी सप्लाई होगी। इस बीच हमने स्वदेशी 75 लाख वैक्सीन हमने मंगाई है और उत्तर प्रदेश के 18 महानगरों में हमने 18 से 45 के बीच के लोगों को भी हमने वैक्सीनेशन शुरू किया है। रफ्तार जरूर धीमी है, लेकिन 75 लाख वैक्सीन हमने स्वदेशी मंगाई है, ताकि हम उसके जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वो वैक्सीनेशन हम पूरी तरह से करते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए बहुत अच्छी आज डिबेट हो रही है। जूही जी बहुत विद्वान है, बहुत समझदार है और बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न किए हैं। देखिए, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन मैं एक विषय रखना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दर्शकों को भी आपके। 1956 में उत्तर प्रदेश में प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज की स्थापना की गई और उस समय जो पद सृजित किए गए थे वह 16,000 थे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हम सरकार में आए तो मात्र 10,000 सरकारी डॉक्टर थे। हमने पहली भर्ती की 3,028 डॉक्टरों की, मात्र 2,000 डॉक्टर आए। डॉक्टर रातों रात नहीं बन सकते हैं। 2017 में हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे जिनमें पढ़ाई हो रही थी। आज हमने 30 पर काम शुरू किया है। 7 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, जिसमें 700 MBBS की सीटें बढ़ी हैं। तो हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ, ये महामारी है, आकलन में कमी विशेषज्ञों से भी हुई, हमारी भी कुछ तैयारियों में कमी थी, लेकिन अब उन तैयारियों को हमने पूरा कर लिया है, काफी हद तक कर लिया है। और मैं आपके चैनल से भी अनुरोध करूंगा, अपने उन मित्रों को भी अनुरोध करूंगा जो सोशल मीडिया और मीडिया पे लखनऊ में या अन्य जगहों पर शमशान घाट में चलती हुई बहुत बड़ी संख्या में चिताओं की तस्वीरें लेके दिखाते थे। आज
जब हम आंकड़े दे रहे हैं, लोग आंकड़ों पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आंकड़े आप सही नहीं दे रहे हैं। आज कोई सोशल मीडिया तक क्यों नहीं उन जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं? आज क्या हालत है, जो लोग अस्पतालों के बाहर जो लोगों को दिक्कतें हो रही थी उनकी तस्वीरें दिखा रहे थे। आज जब स्थितियां बेहतर हुई है तो उसकी तस्वीरें भी आनी चाहिए। देखिए, हम लोकतंत्र है, सत्ता दल के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, मीडिया के लोग हों, सबको यह अधिकार है कि सरकार से कहीं कमी हो रही है तो उसको सामने लाएं। सरकार का यह दायित्व है कि स्वीकार करके सुधार करे, लेकिन सिर्फ आलोचना नहीं होनी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए। आज जहां पर स्थितियां बेहतर हुई हैं, चाहे अस्पतालों की या अन्य जगहों की, उसकी भी तस्वीरें आनी चाहिए। तभी बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर कोरोना पर वॉरियर्स है, हमारे प्रशासन के लोग, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, वो दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद कोरोना पॉजिटिव थे, 9 दिन का व्रत थे, वह जिस प्रकार से उस पीरियड में भी लगातार काम करते रहे। आलोचना ठीक है, लेकिन समालोचना करिए, अच्छे जो काम है उसकी तारीफ करिए, जो कमियां है वो ले आइए, बताइए, हम स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरा फिर अनुरोध है अपने मित्र अभिषेक वाजपेयी जी से कि अपने दल के नेताओं से अनुरोध करें कि अभी भी आप स्वयं भी कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी मतिभ्रम मत करें। जी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक देखिए, हेल्दी नवीन पॉलिटिक्स जी, के लिए भी, अभिषेक जी, एक हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर इस कोरोना महामारी, जहां पर हम सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए, जहां पर आलोचना भी हो और जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी तारीफ भी हो। अभिषेक जी, आरोप लगातार नवीन जी ने यही लगाया, 2 आरोप यहाँ पर। आपका भी सवाल मैंने ले लिया था क्योंकि आपको शिकायत थी कि मैं आपका सवाल नहीं ले रही थी, उसका अगर जवाब उन्होंने दिया आलोचना है। अगर हम करें, देखिए हम विपक्ष के नाते जो कमियां होगी वो बताएंगे, लेकिन पार्टी के इनके अपने खुद के विधायक, इनके अपने सांसद प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उसके बारे में कौन अभिषेक कहेगा? जी रुकिए अभिषेक जी 1 मिनट। देखिए। यही वजह है कि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हम यहाँ पर एक मैं इसीलिए बोल लोकतंत्र रहा के हूं। चौथे अभी स्तंभ इन्होंने की भूमिका बताया, निभा रहे जैसे हैं। कि आपके सवाल को देखिए, देखिए, ओवरलैप आप करेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी, ना मेरी बात आप समझ सकेंगे। अभिषेक जी, डिबेट करने का ये तरीका नहीं है, डिबेट करने का बिल्कुल तरीका नहीं है। रुक जाइए नवीन जी, रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए। इस तरीके से आप चर्चा करेंगे तो ना आप मेरी बात को समझ पाएंगे, ना आपकी बात जनता तक पहुंच पाएगी। आपकी शिकायत थी कि आपका सवाल मैं नहीं ले रही हूं, नवीन जी से मैंने सवाल लिया और बहुत ही शालीनता से उन्होंने जवाब भी दिया। उम्मीद आपसे यही है कि आप भी सवाल सुनेंगे और उतनी ही यहां पर शालीनता के साथ जवाब भी देंगे। सवाल यही है कि वैक्सीन को लेकर भ्रामकता फैलाई जा रही है और दूसरा सवाल यह है कि जो लगातार मैनेजमेंट को लेकर कोशिशें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के आड़ में अटैक सीधा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आप कर रहे हैं, ऐसा नवीन जी का कहना है। देखिए, जैसा कि अभी नवीन जी ने 2 बातें कही हॉस्पिटल्स को लेकर के, पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने जो हॉस्पिटल्स बनवाए थे, मुझे नहीं पता किन कारणोंवश कि इन्होंने उन हॉस्पिटल्स को रन नहीं किया। आज महामारी के समय जो पहले से पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं, जो पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, लेकिन योगी सरकार ने उनको एक्टिव नहीं किया। आज महामारी के समय इनकी मजबूरी पड़ गई उन सरकार की द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल को। क्या बात कर रहे हैं अभिषेक जी? क्या ये वो समय है जहां पर स्टेडियम्स को, मंदिर के स्थलों को, आश्रमों को कोविड सेंटर में तब्दील किया जा रहा है? आप कह रहे हैं अस्पतालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार का जिक्र कहां से आ गया? पूर्ववर्ती सरकार का जिक्र कहां से आया? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं अभिषेक वाजपेयी जी? आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल आपसे ये किया गया था कि वैक्सीन को लेकर जो इस वक्त आपके बड़े नेताओं की भूमिका होनी चाहिए, क्या वो विपक्षी पार्टी के तौर पर, दिग्गज नेता होने के तौर पर आप उस भूमिका को निभा रहे हैं? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। सोनिया गांधी जी ने इस बात को कही कि जितनी भी वैक्सीन आपको लगानी है, आप गरीब, आप लोगों को फ्री में लगाइए। आप लोगों को, हम तो आपके साथ खड़े ही हैं। देखिए, देश के साथ हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम सब खड़े हैं अपनी जिम्मेदारियों के साथ। जहां पे कमी होगी हम उसको बताएंगे, लेकिन सरकार सिर्फ अगर ये तर्क देगी तो काम नहीं चलेगा ना। जिस तरीके से लगातार आरोप आप लगा रहे हैं, उम्मीद आपसे यही है कि पूरी सटीकता के साथ उसको लगाएं। पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, पॉलिटिक्स, इसमें इस मुद्दे को ना उलझाएं, क्योंकि मैं बार बार उसी पर बार बार एम्फसाइज कर रही हूं कि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है। एक व्यक्ति की जान की कीमत क्या होती है उस परिवार से पूछिए जो उस व्यक्ति को खो रहा है। अभिषेक जी मैं आपके पास लौटूंगी। नवीन जी रुक जाइए, जूही जी भी हमारे साथ है। देखिए जूही जी का रुक करना चाहूंगी। रुक जाइए अभिषेक जी, रुक जाइए अभिषेक जी, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। जूही जी को भी मौका दीजिए बोलने का। जूही जी, जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो अस्पताल बनाए उसका इस्तेमाल योगी सरकार ने नहीं किया, ये किस तरीके की बात हुई? आज वो समय है जहां पर बड़े बड़े स्टेडियम्स को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है, मंदिर के परिसर को इस्तेमाल किया जा रहा है, आश्रमों के पास। यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे साधु संतों के पास ये कहने के लिए कि अपने आश्रमों को दीजिए, इससे ज्यादा क्या कीजिएगा?
रंजना जी, हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे द्वारा बनाया गया कैंसर हॉस्पिटल आज कोविड हॉस्पिटल हमने बार बार गुजारिश की थी मुख्यमंत्री से, उसमें तब्दील हुआ। अवर स्किल प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसमें DRDO का अस्पताल बना है। तो इस बात में मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। वैक्सीन की बात हो रही है, हमें 15 करोड़ लोगों को 2 डोज वैक्सीन लगानी, 23 करोड़ लोग करीब आबादी है, जो भी हमारा टारगेटेड ग्रुप है उत्तर प्रदेश का। हम कैसे इन लोगों को टाइम लाइन के अनुसार वैक्सीन लगवाएंगे, ये एक गंभीर विषय है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी कार्य योजना ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि एम्बुलेंस खाली होगी तो एम्बुलेंस भेजेंगे, CHC में कॉन्सेंट्रेटर भेजेंगे, हम यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने ये भी कार्य योजना बनाई कि हम जो हॉस्पिटल में जहाँ गांव में है वहां पर साइकोलॉजिस्ट को तैनात करेंगे। डॉक्टरों की कमी अगर नवीन भाई ने बताई तो आपने कितने किए, और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप कैसे ला रहे हैं, ये सरकार का काम है। अगर मैं डॉक्टर होती तो जरूर मेरी वॉलंटरी सर्विसेज आपके लिए उपलब्ध है। अगर मेरे पास प्लाज्मा होता तो मैं बिल्कुल डोनेट करती थी। लेकिन हम एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में ही काम कर सकते हैं, चाहे वो सिलेंडर पहुंचाना हो, चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धि हो। तो एक स्ट्रैटेजी और रोड मैप पारदर्शी तरीके से अगर सरकार रखेगी, केवल प्रचार प्रसार में नहीं रहेगी, तो बेहतर होगा। इंटरनेट की सेवाएं गांव में उपलब्ध नहीं है, लोग नहीं जानते ऑपरेट करना, और आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए कह रहे हैं। वो ऐप जिस पर हम लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं शहर के लोग, तो इसमें एक शहर और गांव में जो सामंजस्य है वो भी बढ़ेगा, टूटेगा। और जो मुझे लगता है जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं या नहीं इसको ऑपरेट कर सकते हैं, उनको कैसे रजिस्टर कराना है, कैसे वैक्सीन लगवानी है, कैसे उन तक इलाज पहले पहुंचाना है, दवाएं पहुंचानी है, ये तो सरकार की योजना होगी। क्योंकि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, मैं सत्ता पक्ष की से बात करूंगी, इनके भी पार्टी के बहुत सारे पत्र बहुत ही बेबाक तरीके से मुख्यमंत्री को लिखे गए, जिससे अवगत कराया गया कि लखनऊ में सेवाएं टूट रही हैं, लखीमपुर खीरी, गंगवा जी ने पत्र लिखा। तो ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष बोल रहा है, इनके खुद के भी नेता बोल रहे हैं। इनके खुद से विधायक कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी का हाल चाल नहीं जान पाते हैं। तो जरूरी है कि ये समझना कि इस समय कठिनाई है, और कठिनाई को अधिकारियों के तहत आप कैसे हल कर रहे हैं, आप जिस तरह की टीमें बना रहे हैं उनका सुपरविजन क्या है। केवल मुख्यमंत्री के घूमने से DRDO अस्पताल में वो तो उनके कंट्रोल में भी नहीं है, तो वहाँ पर जाकर वो फीका काटे उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन गांव में लोगों को आप कैसे वैक्सीन, दवाएं, ऑक्सीजन, अगर होम क्वारंटीन किया है तो उनका कैसे आप फीडबैक लेंगे। लखनऊ में कुछ लोग मर गए घर में जो होम क्वारंटीन थे। नवीन जी, सवाल लगातार ये बना हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो उतनी ज्यादा सरल नहीं है। शहरी क्षेत्रों में लोगों को अभी तक स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में इस प्रक्रिया से गांव के लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे? निश्चित रूप से ये एक गंभीर विषय है, अच्छा विषय द्वारा लाया गया है और हम लोग के भी संज्ञान में है। गांव में भी इस समय जो है हमारे हर गांव में जन सुविधा केंद्र थी, जिसके माध्यम से जो कंप्यूटर पर और जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन या खतरा खतौनी सरकारी कामकाज होते हैं वो होते हैं। लेकिन इस विषय को हम ध्यान में रखेंगे, गांव के लोगों को भी जो इस सुविधा से महरूम है उनका कैसे रजिस्ट्रेशन हो, कैसे लगे, हम निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे। जूही जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन आपको कराना है, क्या आपका रोड मैप है। तो वही मैं बता रहा था कि लगभग 1 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगवा दी, 75 लाख हम भी स्वदेशी ही मंगा रहे हैं, 4 करोड़ का हमने ग्लोबल टेंडर किया है। और क्योंकि वैक्सीन को बहुत लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता है, तो हम आगे भी आवश्यकता के अनुसार टेंडर करके इसको हम करेंगे, इसका पूरा रोड मैप हम बना लिए हैं। लेकिन कांग्रेस के अपने मित्र को मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग वहां पोह की राजनीति से कंफ्यूजन से अलग हटिए। देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि वैक्सीन का विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, और आज इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी कह रही है कि सारा कुछ केंद्र करे, केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए या सेंट्रलाइजेशन किया जाए, केंद्र कांग्रेस पार्टी इसी में कंफ्यूज है। वैक्सीन लगवाई जाए या न लगवाई जाए, वैक्सीन सही है या गलत है, अभी तक इसी भ्रम में ये लोग हैं। अभी हमारे मित्र बैठे हैं, यह खुद भ्रम में है और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व भ्रम है। यह भ्रम की स्थिति सबके लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि आप एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोग के इस प्रकार के बयान जो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करते हैं। बाकी जो चीजें हैं कि हमने निश्चित रूप से, देखिए, एक चर्चा बार बार आती है कि पिछली सरकार ने ये अस्पताल बनवाए थे लेकिन योगी जी की सरकार ने शुरू नहीं किया। देखिए, कोई भी सरकार अगर अपने समय में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करती है तो वो चाहती है कि जब चुनाव का समय आए, नजदीक आए या
उसको कंप्लीट करके उसका उद्घाटन करके उसका राजनीतिक लाभ लें। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के सामने शुरू हुए काम उनके समय में अधूरे रह गए, नहीं पूरे हुए, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। वो अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पाए, हमारी सरकार बनी, हमने प्रोजेक्टों को पूरा किया, उसको हम शुरू भी किए। लखनऊ में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के लिए एटीएम मशीन बन गए थे, जिससे सिर्फ 500 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू होता था, 1500 करोड़ तक पहुंच जाता था। तो उन सब प्रोजेक्ट की जांच भी चल रही है। सर, आज यह विषय नहीं है, हम इस पर आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया। हमने विकास नहीं किया, आपने विकास बहुत किया था, तो जनता ने उसका फैसला दिया। जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। आज हो सकता है कि हम कैसे बेहतर करें। वही बात जूही जी ने एक बात कही WHO की। देखिए, WHO ने या किसी ने, WHO ने ये कहा है कि गांव में जिस तरीके से ट्रेसिंग का अभियान शुरू किया गया है, उसकी उसने सराहना की है कि इसके माध्यम से गांव में संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। ये एक अच्छा प्रयास हो रहा है। जिस प्रकार से रैपिड रिस्पांस टीमें, गांव निगरानी समितियां और हमारे जो पंचायत राज के सफाई कर्मी गांव में लगे हैं, जैसा आज का मैं आपको बता रहा हूं कि 24,000 गांव में सैनिटाइजेशन किया गया है। कुल 97,000 हमारे यहाँ राजस्व गांव है। 10,000 गांव में फॉगिंग का काम किया गया है। 1,71,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेट किया गया है और 1,83,000 मेडिकल किट उनको दिए गए हैं। और एक बात यह है कि उनकी कैसे मॉनिटरिंग हो, इसके लिए गांव में, हर गांव में सुपरवाइजर एक बनाए गए स्वास्थ्य विभाग के, ताकि वो उनसे लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, उनसे उनकी क्या स्थिति है, कोई जो होम आइसोलेशन में है। और ये गांव में नहीं, शहरों में भी हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं खुद कोरोना पिछले साल पॉजिटिव हुआ था, हमारी एक व्यवस्था प्रॉपर काम कर रही थी, जिसमें प्रतिदिन हम लोग सो के उठते नहीं, तो उसके पहले फोन आ जाता था कमांड से कि आपने अपना ऑक्सीजन नापा कि नहीं, ब्लड प्रेशर नापा कि नहीं, शुगर नापा कि नहीं, ये दवा खाई कि नहीं खाई। 3 बार 4 बार घर के लोग जितना नहीं पूछते थे उतना वो पूछते थे। उस सिस्टम को भी हम फिर से एक्टिवेट किए हैं। और जो कमियां थी, और एक बार बात जो आ रही है कि आपके विधायकों ने, सांसदों ने ये चीज कही, मैंने पहले भी बहुत स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। यह जरूरी नहीं है कि हम सत्ता पक्ष के हैं तो हम अपनी सरकार या सरकार में कहीं कमी हो रही तो उसको नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, ये सबका अधिकार है। सरकार का काम है कि अपनी कमियों को स्वीकार कर सुधार करे, और उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अभिषेक जी, जब नवीन जी बोल रहे थे, आप बीच में थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, कहिए। देखिए, नवीन भाई ने जो बातें कही सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने क्वारंटाइन होने के लिए, होम आइसोलेट होने के लिए गांवों में जो बात कही, मैं बस्ती के तालाब की, जो लखनऊ विधानसभा का है बस्ती का तालाब, वहां पे गांव की बात मैं कह दूं। आज ही मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, मैंने उनका हालचाल लेने के लिए फोन किया था। तो मैंने कहा, भाई साहब आपने तो फोन कर लिया, यहाँ सरकार की तरफ से तो कोई फोन भी नहीं आया। होम क्वारंटाइन से हमारे गांव से 16 लोग मर चुके हैं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑन एयर बोल रहा हूँ। नवीन जी चाहे तो बाद में मुझसे संपर्क कर लेंगे, मैं 16 लोगों की परिवार की लिस्ट भी इनको दे दिला दूंगा, फोन नंबर दे देंगे, कंफर्म कर लेंगे। सरकार की प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि हम कैसे जो कमियां हैं उनको दूर कर सके, क्योंकि विपक्ष का काम है जो कमियां रह गई हैं उनको, कमियों को बताए और सरकार उन मानक को तय करके उनको दूर कर सके। अब बात आती है, क्योंकि आप गांवों में देख रहे हैं, गांवों में संसाधन नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं कि वो बार बार अपने ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करें, लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हो। तो ये सब चीजें गांवों में अवेलेबल की कम है। कहे तो नाम मात्र के लिए है, कुछ लोग जो अपने आप में सक्षम है उनके पास है, बाकी लोगों के पास है नहीं। तो उसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार कह जरूर रही है, लेकिन उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। और मैं एक चीज मैंने पहले भी सुझाव दिया था, मैं खुद भी कह रहा हूँ वापस से, कि सरकार उन लोगों का फायदा उठाए जो हर 2-3 गांवों में जो कंपाउंडर और डिस्पेंसरी चला रहे होते हैं लोग, उनका फायदा उठाए, ताकि गांवों में थोड़े से संक्रमण को रोका जा सके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत ही वैलिड बात आपने यहाँ पर उठाई है कि रोड मैप नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, इस तरीके का आरोप आपने लगाया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर गांव को संक्रमण से बचाना है तो क्या रोड मैप होना चाहिए? मैंने इस बात को मैंने आपसे कहा, मैंने इस बात को आपसे कहा कि जो कोई टिप्स तो जहन में होंगे अभिषेक जी, कुछ तो सुझाव एक नेता होने के तौर पर, क्योंकि एक बड़ी पार्टी से आप जुड़े हैं। सुनिए तो, मैंने इसी बात को कही, हर गांवों में छोटी छोटी डिस्पेंसरियां डॉक्टर चला रहे होते हैं जी, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, उन लोगों को स्वास्थ्य टीम अपने पास सम्मिलित करे तब तक के लिए, और उनको दिशा निर्देश के साथ उनको बताती रहे, ताकि बहुत सारे सुधार होने के आगे बढ़ेगी सरकार।
मैं उसी चीज को कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे डिस्पेंसरी चला रहे होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को चाहिए कि उनके साथ अपने पास सम्मिलित करे और उनको निर्देश से उसके हिसाब से काम कराए, फोन नंबर से, कि जरूरत के समय वो हमेशा काम आएंगे लोग। लेकिन अभिषेक जी, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर आपके सुझाए हुए सुझाव काम नहीं कर रहे हैं। आपके सुझाए हुए सुझाव वहां पर काम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के आंकड़े बता दूं आपको तो राजधानी जयपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही भूल जाइए, राजधानी की ये स्थिति है राजस्थान में, उसके बाद उस प्रदेश के गांव की स्थिति क्या हो जाएगी ये आकलन लगाना बहुत आसान है। देखिए, यहाँ बैठकर सुझाव देना भी बहुत आसान है, लेकिन सुझाव आप ही की सरकारें नहीं कर पा रही है, आप ही के पार्टी के बड़े नेता अपने राज्यों में उसे मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल से उठा देने पर से अपनी भूमिका खत्म नहीं हो जाती। अभिषेक जी, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने इस बात को बोला है और वहां पे लोगों ने, वहां की सरकार ने चीज को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया हुआ है, जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। लेकिन आंकड़ों में तो कमी नहीं आ रही है। अरे तो अभी चालू करेंगे, तुरंत दिखना चालू हो जाएगा। यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। मौका तो दीजिए, आप अपनी सरकारों को तो मौका दे रहे हैं। यहाँ बैठकर आप ऑन एयर रिकॉर्ड में ये बोल रहे हैं कि मौका तो दीजिए, तो आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मौका देना चाहते? अरे और सिर्फ इसलिए कि आप विपक्ष में और वो सत्ता में। रणदीप गुलेरिया पिछले साल सितंबर अक्टूबर से चिल्लाते चले आ रहे हैं कि आने वाला मार्च जूही जी, इस तरीके से जूही जी, अभी आप कुछ नहीं सोचा। ठीक है जूही जी, अभी आप कथनी और करनी का जिक्र कर रही थी, इस पर आप क्या कहिएगा? रंजना जी, पहले तो गांव में ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं है। समाजवादी पार्टी के सारे अपने जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है बड़े नेता, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सरकार जो कर रही है वो करे। ऑक्सीमीटर उपलब्ध है क्योंकि गांव वालों को ये पता भी नहीं होता कि ऑक्सीजन लेवल सबसे पहले नापना चाहिए। दूसरी बात, कुछ दवाएं होती हैं जैसे कि पैरासिटामोल, हम टेस्टिंग इतनी देर से शुरू किए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि टेस्टिंग WHO ने कोई तारीख नहीं थी। WHO ने एक आंकड़ा दिया है अपने ट्विटर हैंडल पर, तो टेस्टिंग हम कितना भी बढ़ाएंगे। WHO ने सराहा है, जूही जी सराहा है इस मॉडल को सराहा है कि घर घर जाकर जो टेस्टिंग हो रही है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप मुझे दिखाइए कहाँ कराया है? WHO ने कहा है घर घर जाके जो टेस्टिंग हो रही है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। रंजना जी, जितना लिखा जाता है मैं उतना ही पढ़ती हूँ ना। मुझे सरकार की आलोचना में कोई इंटरेस्ट है ना WHO में इंटरेस्ट है। गांव में भयावह हालात है। अगर सरकार कोई आंकड़ा WHO को दे रही है और अपने आंकड़े को सच बनाना चाहती है तो सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, क्योंकि घर घर टेस्टिंग नहीं हो रही है, गांव में टीम नहीं पहुंच रही है। हम अपने विपक्ष के तौर पे जो भी हमारे पास संसाधन है उससे कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीमीटर जरूर पहुंचे, लोगों को पता चले कि हमारा ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रहा है तो हमें कहाँ जाना है। हालांकि PHC पर भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है तो ये तो सरकार ही कर सकती है, क्योंकि उन्हीं की ये जिम्मेदारी है। पैरासिटामोल जैसी दवाएं अगर गांव में नहीं उपलब्ध है तो उनको कोशिश की जा रही है कि वहां तक पहुंचाना। क्वारंटीन के अगर कोई व्यक्ति है और उसको ठीक है, नवीन जी, लगातार सवाल यही उठ रहा है, संसाधनों को लेकर सवाल उठ रहा है, जागरूकता को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि कोशिशें युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को गति दी जा रही है, तमाम तरीके के जो स्टेप्स लेने चाहिए उनकी शुरुआत तो हो चुकी है और मैं समझती हूँ कि यहाँ से उनका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या, जहाँ पर लोग पहले ही कम जागरूक हैं, वहां पर संसाधनों के अभाव में दूसरी लहर का सामना करना इतना मुश्किल है, तो तीसरी लहर जिसको लेकर संभावना जताई जा रही है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? नहीं, देखिए, तीसरी लहर को लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने PGI के डायरेक्टर डॉक्टर धीमन और उत्तर प्रदेश के 14 प्रमुख मेडिकल कॉलेज और उसके जो संबंधित जो चिकित्सक हैं उनकी एक विशेष टीम बनाई है जो इस विषय में उनको परामर्श दे रही, सलाह दे रही है। और उसके आधार पर हम कोविड हॉस्पिटल और विशेषकर जो एक आशंका जताई गई है कि तीसरी लहर में बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जिला चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेज में पेडियाट्रिक से संबंधित जो वार्ड हैं उसमें आइसोलेशन के लिए वेंटिलेटर, इन सारी सुविधाओं को हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। एक बात जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि आपको ऐसे ऐसे भी लोगों की सेवाएं लेनी चाहिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने जो लोग मेडिकल स्टाफ के लोग जो रिटायर हो चुके हैं या जो बच्चे अभी MBBS की पढ़ाई तीसरे चौथे वर्ष में कर रहे हैं उनकी भी सेवाएं लेने का काम किया है। साथ ही साथ आयुष डॉक्टर जो आयुर्वेद से, यूनानी से, सबसे भी जुड़े हुए होते हैं, उनकी भी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका हम पूरी तरह से उपयोग भी कर रहे हैं। रही बात संसाधन की कमी
शुरुआती दौर में मैंने पहले भी कहा कि आकलन में कमी हुई थी, बातें उठी, लेकिन आज हमारा प्रयास ये है कि जितने हमारे सीएचसी हैं, प्रत्येक सीएचसी पर हम 20 बेड का कोविड हॉस्पिटल, और वहां वेंटिलेटर इतनी जल्दी न लगाया जा सकता है, न उसके लिए हमारे पास बहुत प्रशिक्षित स्टाफ है, इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने वहां पर भेजने का काम शुरू किया है। काफी जगहों पर पहुंच गया है, बाकी जगहों पर भी उम्मीद है कि 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। रही गांव में जो हमारी टीमें जा रही हैं, वह ऑक्सीमीटर और इन सारे उपकरणों से, और जो प्राथमिक दवाइयां हैं, पैरासीटामॉल है, आइवरमेक्टिन है, जिंक है और लिप्सी है, ये सारी जो दवाइयां जो इसके एक एसओपी बना उसके अनुसार, वह पूरा मेडिकल किट हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ सरकार ही नहीं, निजी क्षेत्र की भी बहुत कंपनियां अपना जो CSR फंड होता है उससे भी हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की, और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर हम ऑक्सीजन प्लांट भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। 15-20 जिलों में हो चुका है, बाकी जिलों में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। प्रतिदिन 1-2 जनपद मुख्यालय पर ऑक्सीजन का जो प्लांट है वह शुरू हो रहा है। तो हम तीसरी वेव के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी वेव में भी जो हमने प्रयास किए हैं उसके परिणाम सामने हैं कि मृत्यु दर में, संख्या में, संक्रमित लोगों की संख्या में, सब में कमी आ रही है। और मैं तो सिर्फ एक अनुरोध करना चाहूंगा अपने उन मित्रों से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के हो या मीडिया के, जो इस बात पर बार बार कहते हैं कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। तो आप जिस समय विभीषिका चरम पर थी, आप जिस प्रकार की अस्पतालों की, शमशानों की, कब्रिस्तानों की तस्वीरें दिखा रहे थे, आज वहां जब स्थितियां सुधरी हैं तो उसकी भी तस्वीर दिखाइए, ताकि जनता को यह पता चले कि हाँ, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और क्या और होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मीडिया अपना काम बखूबी कर रही है। नवीन जी, यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें जो सामने आ रही है, आज WHO को लेकर भी जो इतना विवाद आप देख रहे हैं, उसको लेकर भी खबर हमने प्रमुखता से चलाई है, तो दूसरी तस्वीर भी हम लगातार दिखाते हैं। अभिषेक जी, आरोप तो आपने खूब लगाए बहस के दौरान, जो आपका अधिकार भी है और आपका काम भी, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये वो समय है जहाँ पर न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी एक संस्था के रूप में भी लोग आगे आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे, निस्वार्थ यहाँ पर योगदान दे रहे हैं। कोई खाना वितरित कर रहा है, तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रहा है, तो कोई धनराशि दे रहा है यहाँ पर सुविधाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए। ऐसे में आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ योगदान दिया जा रहा है इस महामारी में? अभिषेक जी, आवाज मिल रही है आपको? जूही जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अभिषेक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार विपक्षियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे, कुछ आरोप आपने भी लगाए, लेकिन समझदारी की बात इस वक्त यह है कि एक व्यक्ति के रूप में भी हम आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों को समझे, देश के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति, हमारे आसपास के लोगों के प्रति। विपक्ष का इस वक्त क्या कुछ रोल होना चाहिए? विपक्ष का रोल यह होना चाहिए कि उसको अगर कोई भी व्यक्ति कठिनाई में दिखे तो उसकी पूरी मदद करें, जो हम कर रहे हैं, चाहे वो बेड मुहैया कराना हो, दवाई हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, शमशान घाट तक उसको पहुंचाना हो। और अगर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि स्थिति बेहतर हो गई है, तो सॉरी टू से कि आपकी गवर्नेंस की वजह से नहीं हुई है। दुखद ये है कि पंचायत चुनाव के तहत आपने जिस तरह से कोरोना गांव में पहुंचाया, और अब आप उसके बाद ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। एम्बुलेंस का भी अब आप एम्बुलेंस का नहीं, क्रायोजेनिक कंटेनर का अब आप ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट अब आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ भी केंद्र सरकार ने अब पिछले साल आपके एम्पावर ग्रुप ऑफ 6 में आपसे कहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत होगी, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ेगी, इसलिए आप उसका पूरा एक रोड मैप स्ट्रैटेजी तैयार कर लीजिए। वो आपने नहीं की। तो थोड़ा तो शर्म भी करिए कि आपने क्या तैयारी की। कई मौतों के जिम्मेदार, माफ कीजिएगा, आपको टोकना चाह रही हूँ। जिक्र आपने जैसे किया कि पंचायत चुनाव के दौरान गांव तक संक्रमण फैलाया गया, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात पूरे देश की यहाँ पर है। कई राज्य ऐसे हैं, सिर्फ 5 राज्यों में ही तो चुनाव थे, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर संक्रमण तेजी से पैर पसारा और पूरी तरीके से गाँव को अपनी जद में ले चुका है, वहां पर चुनाव भी नहीं थे। ऐसे में विपक्षियों को क्या सिर्फ चाहिए कि ठीकरा सारा राज्य सरकारों पर फोड़ दिया जाए और अपनी जिम्मेदारियों से परे हटाया जाए? रंजना जी, हम अपनी बात कर ले तो बेहतर है। उत्तर प्रदेश में मैं रहती हूँ, पूरे प्रदेश या पूरे देश की बात देखिए, एक नागरिक होने के तौर पर, एक बड़ी पार्टी के सदस्य होने के तौर पर मैं समझती हूँ कि पूरे देश के बारे में आप सोचे। हालांकि बात आप उत्तर प्रदेश की कीजिए, बहुत जायज है, लेकिन देश का हिस्सा उत्तर प्रदेश है और तमाम राज्यों से मिलकर ही देश बनता है। तो सिर्फ एक ही राज्य को यहाँ पर पकड़ के आप इस तरीके का आंकड़ा पेश करें और ये कि पंचायत, देखिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है समझना कि गाँव में जो संक्रमण फैल रहा है उसकी जड़ को समझना चाहिए।
जूही जी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए लूप होल कहाँ पर है ये समझना जरूरी है। एक राज्य, जूही जी देखिए, एक राज्य जहाँ पर चुनाव हुए, इस पैनल पर आप भी कुछ अनाउंसमेंट करके एक व्यक्ति को बता लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। देश की बात हम लोग एक व्यक्ति को बताएंगे तो कर लेंगे। बिल्कुल मैं वही आपसे भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। जूही जी एक राज्य, सुनिए जूही जी, एक राज्य जहाँ पर चुनाव हुए, एक राज्य जहाँ पर चुनाव नहीं हुए, दोनों में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में समझने की जरूरत है कि कमी कहाँ रह गई और हम व्यक्तिगत तौर पर कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ देना क्या जायज है और अपनी जिम्मेदारी से पीछा हट जाना क्या बस यही हमारी भूमिका है? और यही वजह से आज इस बहस को हम कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे। और आप बड़ी पार्टियों के सदस्य होने के नाते एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग आपकी होती, लोग आपको सुनते हैं। ऐसे में आज यहाँ बैठ के अगर आप ये कहेंगी कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूंगी और मैं देश की बात नहीं करूंगी, मैं करूंगी उत्तर प्रदेश की बात रंजना जी। मैं यहाँ की निवासी हूँ, यहीं रहती हूँ गोमती नगर में। यहाँ देखा है मैंने लोगों को बिना एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के मरते हुए और शमशान घाट पे लोगों को खड़े हुए लाइन लगा के टोकन जहाँ लकड़ियां नहीं थी। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी और मैं अपनी राज्य सरकार से नाउम्मीद हूँ। ये आपकी व्यक्तिगत राय है जूही जी, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मेरी राय ये है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हर हिंदुस्तानी के हक में बात करूंगी, मैं हर हिंदुस्तानी के बारे में सोचूंगी और मैं उससे जुड़ा सवाल भी आपसे लूंगी अगर आप इस चर्चा का हिस्सा आज हैं। नवीन जी, जूही जी का साफ तौर पर कहना उत्तर प्रदेश की वासी हो वही की बात करूंगी, लेकिन पूरे देश में ये संक्रमण पैर पसार रहा और तीसरी लहर की जद में भी आने से हम बस कुछ ही दूरी पर हैं। ऐसे में समझना जरूरी यह है कि हमारी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर भी क्या कुछ बनती है, राज्य सरकारों से ऊपर हटके, केंद्र सरकार से ऊपर हटके और तमाम विचारधाराओं से ऊपर हटकर क्या हमें इस वक्त करना चाहिए और इस समय से क्या हम वो सबक लें कि आने वाले समय को हम सफलतापूर्वक यहाँ पर फेस कर सके। देखिए जूही जी हो या भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष, वह वही कहेगा जो उसको करता है। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 25 करोड़ है जी, उसकी आप तुलना करेंगी उस राज्य से, दिल्ली से जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से 10 गुनी कम है, 2 करोड़ है। महाराष्ट्र जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है, लेकिन महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश से दूनी है। मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश से 3 गुनी है। उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की सरकारें हैं जो कभी भविष्य में इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार ये लोग 17 में लड़ भी चुके हैं। 25 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले श्रीमान राहुल गांधी और विकास पुरुष अखिलेश जी मिलकर चुनाव लड़े हैं। तो ये भविष्य की संभावनाओं को भी सामने रख के कोई कमेंट करते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान के विषय में आप इनसे कमेंट नहीं ले सकती हैं। ये जब बात करेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि वैश्विक महामारी है और पंचायत चुनाव और कुछ राज्यों में चुनाव यह भी एक कारण हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कोरोना फैला है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना नहीं फैलता, लेकिन उसको ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इनको सिर्फ आलोचना करनी है, आरोप लगाना है। जूही जी ने देखी लखनऊ में गोमती नगर में लोगों की मौतें होते हुए, शमशान घाट पर देखी, लेकिन आज वहां की क्या स्थिति है वह भी अगर बताती और कुछ बोलती तो ज्यादा बेहतर होता। हमने कहा कि हमने कुछ जो कमियां रही थी उसको हमने बेहतर किया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वक्त रहते उन तमाम कमियों को दूर किया जाए क्योंकि दूसरी लहर है ये और तीसरी लहर भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जूही जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से इस चर्चा की शुरुआत की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, वो इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि लोगों को अब समझने की जरूरत है, गांववासी हो या फिर शहरवासी, सभी को जागरूक होने की जरूरत है। और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, एक पढ़े लिखे सदस्य होने के नाते, शहरवासी होने के नाते अपने आसपास के तमाम लोगों को आप जागरूक करें। जितनी ज्यादा सही जानकारी और सटीक जानकारी आप मुहैया करवा सके लोगों को उतना करवाएं। और बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लें, तमाम लोगों को इसके गुड पॉइंट्स बताएं जिससे कि लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। और हां, 2 गज की दूरी अभी भी बहुत अनिवार्य है और मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यह संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और तीसरी लहर को लेकर भी लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो चलिए इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।